नमस्कार, फ्रंट पेज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव शर्मा। फ्रंट पेज जिसपे हम उन मुद्दों को लेते हैं जो हम सबको कहीं गहराई तक छूते हैं। वो बच्चा बहुत भूखा था जो सड़क के किनारे कूड़े से खाना ढूंढ कर खा रहा था। उस बच्चे के लिए रोटी बहुत महंगी रही होगी, लेकिन उसकी इस हालत पर खींची गई फोटो की कीमत बहुत ऊंची लगी। ये एक व्यंग्य है, लेकिन सच्चाई। अपने आसपास हो रही पार्टियों को देखिए। पार्टी हो जाने के बाद और दूसरे दिन टेंट हटने के बाद जगह जगह फैला खाना, कूड़े के ढेर में पड़ी हुई ढेर सारी जूठन। यह किसी दूसरे ग्रह की बात नहीं है, हमारे अपने ही पड़ोस की है। हमने आपने खाने की बर्बादी कभी ना कभी देखी होगी और देखकर मुंह भी मोड़ा होगा। फूड सिक्योरिटी बिल की बात भी ऐसी ही किसी शुरुआत का परिणाम है। आखिर क्यों करना पड़ रहा है फूड को सिक्योर? क्यों चिंता हो रही है निवाले की? क्यों रोटी का ग्रास हमारे मुंह तक नहीं आ पा रहा? आखिर इस फूड सिक्योरिटी बिल में क्या क्या बातें हैं? केंद्र सरकार फूड सिक्योरिटी बिल को अमली जामा पहनाने पर आमादा है। आइए चलते जानते हैं वो खासियतें जो फूड सिक्योरिटी बिल में हैं। इस बिल में देश की 2/3 आबादी को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाली 2.5 करोड़ बेहद गरीब जनता भी शामिल है। इस बिल से करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस बिल से फायदा पाने वाला हर व्यक्ति 5 किलो सस्ता अनाज पाने का हकदार होगा। उसे 5 किलो सस्ता अनाज मिलेगा, जिसमें 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो की कीमत पर मोटा अनाज भी मिलेगा। फूड सिक्योरिटी के दामों की समीक्षा कानून अमल में आने के 3 साल बाद की जाएगी। इस बिल से सरकारी खजाने पर 1.24 लाख करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त भार आएगा। इस बिल में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए प्रति माह देने का भी प्रावधान है। बिल में बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों को भी लाभ के दायरे में रखा गया है। बिल के दायरे में गांव की 75% आबादी और शहर की 50% आबादी आएगी। देश की 64% जनता को खाद्य सुरक्षा बिल से फायदा मिलेगा। इस बिल का बजट 95,000 करोड़ रुपए रखा गया है और कानून बनने के बाद अनाज की मांग करीब 6.1 करोड़ मीट्रिक टन हो जाएगी। इस बिल में कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उसमें निवेश के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। बिल के लागू होने के बाद से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों और बूढ़े लोगों को पका हुआ खाना मुहैया कराया जाने की भी बात कही गई है। तो ये थी इस बिल की वो खास बातें जो इसके कानून बनने के बाद सबके लिए फायदेमंद साबित होंगी। हर एक का इसमें ख्याल रखने की बात कही जा रही है। हम आज चर्चा कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी बिल और उससे उपजी बहस पर। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं। हमारे साथ B.A. शिग्रोहा साहब हैं जो हाई कोर्ट के वकील हैं। शिग्रोहा साहब हमको ये बताएंगे कि जब ऐसे मामलों में कभी कानून या अदालत की चौखट तक बात पहुंचती है तो क्या हो सकता है और क्या होता रहा है। हमारे साथ हैं स्मृति जोशी जी, सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हैं गुजरात यूनिवर्सिटी से और बहुत अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट को समझ रही हैं। हमारे साथ जाहिर करेगी वो उन बातों को जो वो समझती हैं इस फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर। और हमारे साथ हैं शंकर लाल गुरु जी, कृषि विशेषज्ञ हैं, देश भर में इनका नाम है। कई पुरस्कार मिले हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और एक्ट में अगर बदलाव की बात हो तो शंकर लाल गुरु कमेटी थी जिसने बदलाव करवाए कि कानून में और लोगों तक एक बेहतर कानून पहुंचाने में मदद की। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बहस की अपने जो हमारे साथ शंकर लाल गुरु जी हैं। गुरु साहब, मैं किसी डिटेल में अभी नहीं जाना चाहूँगा बहस के शुरू में। मैं केवल बेसिक एक सवाल पूछना चाहूँगा, आखिर फूड सिक्योरिटी बिल है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है? शर्मा जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है और हम इस चैनल को अभिनंदन देते हैं
कि एक देश में 70% प्रजा को इफेक्ट करने वाला को कानून आने वाला है, इसके पहले प्रजा के अंदर इसकी चर्चा हो रही है। थैंक यू वेरी मच। फूड सिक्योरिटी का तो बहुत देर से 30 साल बाद आया। 1982 के अंदर एश्योर गारंटी की बात थी, लेकिन उस टाइम पर हम मार्केटेबल सरप्लस फूड ग्रेन्स में नहीं थे। मार्केटेबल सरप्लस हम 92-93 में हुए। हमारा उत्पादन और खर्चा दोनों को काट कर हमारे पास में फूड ग्रेन्स बचा, तब जाकर ये परिस्थिति आई। आज जैसे आपने शुरू में किया है कि बच्चा रोड ऊपर भी मांगता है, तो इसके पीछे क्या है? माँ से बालक जब जन्म लेती है तो फौरन उसको जो दूध पिलाती माँ पिलाती है। ये देश भी हमारी माँ है, तो इसमें जो उत्पन्न होता है वो प्रजा का है, उनको खाने का है, वो एश्योर होता रहना चाहिए। कानून बहुत ऑब्लिगेटरी है। ये आने से एक बात निश्चित हो जाएगी कि हमारे देश के अंदर भूख नहीं रहेगी अगर व्यवस्थित रीते उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक तो हवाई खड़ी हो जाएगी कि खाने के लिए पर्याप्त वस्तु की प्रबंध भारत सरकार ने कानूनन किया है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, और जितना भी जल्दी से जल्दी इसको पास हो और अमल में हो, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा देश, पूरा देश ये ऋषि मुनियों का देश है, दूसरों को खिलाकर खुशी होने का देश है। गुरु साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमारे देश में हरित क्रांति हो चुकी थी, हमें आज फूड सिक्योरिटी बिल लाने की क्यों जरूरत है? एग्जैक्टली हमारा देश के अंदर हरियाली क्रांति हुई, उत्पादन बढ़ा। अभी 25 करोड़ टन अनाज हमारा पैदा हुआ। अब इसमें से इस बिल के पीछे जो लगेगा वो करीबन 6 करोड़ टन, तो बाकी का माल तो हमारे पास में है ही, तो हम क्यों उसको नहीं देते? हमें देने का है। इसमें प्रावधान है। कई लोग कहते हैं कि विदेश से माल मंगाएंगे, हम इसके खिलाफ से हिंदुस्तान से बाहर से माल मंगा कर उसको खिलाने की बात नहीं है। हमारे देश में पर्याप्त है, और देश का ही माल, देश का उत्पादन किया हुआ माल अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा तो किसानों को भी फायदा होगा। सबसे बड़ी चीज आप तक आना चाहूँगा कि आपकी सोच क्या कहती है? फूड सिक्योरिटी बिल क्यों ज़रूरी है? क्यों देनी पड़ रही है हमको फूड की सिक्योरिटी? बहुत ही अच्छा सवाल है। और भले हमारा देश एक विकासशील देश है, धीरे धीरे कई सुविधाएं और अलग अलग प्राविधान बन रहे हैं, अलग अलग कानून बन रहे हैं। उसी तरह ये भी एक बिल ऐसा है कि जिसमें जो कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश के पास फूड नहीं है, अन्न नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग करने का, लोगों तक पहुंचाने का, निम्न स्तर के जो भूखे हैं, जैसे अभी बताया गया उस प्रकार, तो उन लोगों तक पहुंचाने की एक व्यवस्था के तौर पर ये कानून जो बन रहा है बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा ये कि ये समाज की, राष्ट्र की और हमारी ये पूरी कानूनगत व्यवस्था की एक जागृति या तो विकास की एक दशा भी बता रहा है कि धीरे धीरे लोगों के प्रति हमारा राष्ट्र, निम्न से निम्न लोगों के प्रति क्या दायित्व है राष्ट्र का, हमारे पास जो है उसका कैसे बेहतर उपयोग किया जाए, वो इस कानून के साथ जुड़ा है। और हम लोगों को आनंद है कि हमारे राष्ट्र में अब इस प्रकार के कदम भी लिए जा रहे हैं। शुगोत्तर साहब, आप बताइए, आपसे जानना चाहूँगा कि फूड सिक्योरिटी बिल की जो ज़रूरत हमें महसूस हो रही है, जिस पर अब बहस चल रही है, क्या आपको वाकई लगता है बहुत ज़रूरी है? शर्मा जी, ये बिल वाकई में ज़रूरी है। इंसान की 3 ज़रूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। उसमें जो सबसे पहले जो लिया जाता है वो रोटी टॉपिक होता है। इंसान एक बार एक कपड़े से काफ़ी दिन अपना गुजारा कर सकता है, बिना छत के भी वो कहीं रह के अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन उसे रोटी नहीं मिलेगी तो अपना गुजारा कहीं नहीं कर पाएगा। तो इंसान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले आती है रोटी। तो इस बिल के तहत जो सरकार को ये प्रस्ताव जब सरकार पास कर रही है, इसके अंदर जिससे 80% जनसंख्या को फ़ायदा मिल रहा है, तो इस प्रस्ताव के लिए सरकार को वेट करने के लिए कोई ज़रूरत या किसी कोर्ट तक पहुंचने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो हो सके उतना जल्दी, अगर देश की 80% जनसंख्या को इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द उन्हें पास कर लेना चाहिए। इसके लिए एक एक्ट बना लेना चाहिए। देश की सिक्योरिटी फूड पे जो रह रही है, अभी मैं आपको बताऊंगा,
2010-11 में जो बारिश के कारण हरियाणा के सोनीपत के अंदर करीबन काफ़ी लाखों टन गेहूं का नुकसान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एफसीआई से मिनिस्ट्री से इनका जवाब मांगा था, तो उन्होंने ये बताया था कि ये इमरजेंसी के लिए स्टॉक है। तो इमरजेंसी किस चीज़ के लिए, वो चीज़ को किसी गरीबों तक सप्लाई किया जाए तो वो भी इमरजेंसी होती है। बिना खाने के काफ़ी बच्चे हर साल लाखों इंसान मर रहे, हज़ारों इंसानों की डेथ हो रही है। तो एटलीस्ट अगर वही फूड अगर उनको सप्लाई किया गया होता तो नुकसान भी नहीं होता। फूड सिक्योरिटी यानी आप सबका मानना है कि बहुत ज़रूरी है, फूड सिक्योर होना चाहिए। अभी हमारे पास एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि इस फूड सिक्योरिटी में सरकार 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज दे रही है। हम में से कितना इस रेट का अनाज हमेशा खाते रहे हैं? मैं जानना चाहूंगा अपने पैनल से कि फूड जिस रेट पर मुहैया कराया जा रहा है, उस स्वाद को कितने लोग अब तक लेते रहे हैं और कितना उस दर्द को महसूस करते रहे हैं जिस जनसंख्या के लिए फूड सिक्योरिटी बिल आ रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर में। I'm treated like a celebrity. Now on my business leisure travels, I want to experience all the camp hotels and resorts. Cambay Hotels and Resorts, a division of Nisa Leisure Limited. ब्रेक के बाद फ्रंट पेज में आपका स्वागत है। हम अपने पैनल के साथ बहस कर रहे थे और पैनल के साथ जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्यों फूड सिक्योरिटी बिल ज़रूरी है और उसमें जो प्रावधान डाले गए हैं वो कितना असर कर पाएंगे उस जनता पर जिसके लिए बिल लाया जा रहा है। शंकर लाल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि 3 रुपए किलो का चावल या 3 रुपए किलो गेहूँ, क्या एक रुपए का मोटा अनाज, क्या आपने खाया है या आप खा रहे हैं आजकल? खाते तो वही है, लेकिन भाव वही नहीं देते हैं, ज़्यादा भाव ज़्यादा देते हैं। इसमें फूड सिक्योरिटी में ऐसा है कि ये कम भाव में उसके पेट तक पहुँचे, ऐसा ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे आपने बताया 1 लाख करोड़ रुपया का इसमें खर्चा होगा, बिल में 92 लिखा हुआ है, 1 लाख करोड़ का खर्चा होगा। क्या हम सर्विस टैक्स नहीं लगा सकते हैं? लगता है या नहीं अभी? तो ये फूड सिक्योरिटी का टैक्स लगाओ अगले बजट के अंदर और इसको मीट करो। ये तो बहुत ज़रूरी है पेट के लिए। पहले पेट आया और इसके बाद में फूड आया। फूड पेट तक नहीं पहुंचता है क्योंकि कानून भी बहुत गलत है। कई कानून है, मेरी कमेटी के सामने 26 कानून फील्ड से कंज्यूमर्स के घर पर पहुंचने तक लगे हुए हैं, वो निकालते नहीं है। जैसे एपीएमसी में एक्ट है, नोबडी कैन परचेज मोर देन हेड लोड, अदरवाइज ही विल बी प्रिजन फॉर 2 months। अभी आज के दिन भी गुजरात में, वाइब्रेंट गुजरात में है ये कानून। तो कैसे चलेगा, ये पेट तक कैसे पहुंचेगा? इसलिए ये होना चाहिए। मैं इसी बात पर प्रोफेसर गुरु ने बहुत बड़ी खास बात कही कि एपीएमसी एक्ट में साफ लिखा है कि कोई भी शख्स इतना नहीं खरीद सकता जो उसके सर पर बोझे से ज्यादा हो जाए। जो जितना वो सह सकता है केवल उतना खरीदे। ये कानून है जो हंसी उड़ाता है। दूसरा, स्मिता जी मैं आपके पास आऊँगा। 95,000 करोड़ की सब्सिडी की बात हो रही है जो इसमें है। अगर 3 साल का दायरा देखा जाए तो खर्चा करीब 4 लाख करोड़ का आता है। 1,24,000 करोड़ रुपए हर साल का सरकार पर खर्च पड़ेगा। सिर्फ 95,000 करोड़ की सब्सिडी से ये टारगेट कैसे मीट होगा? इसमें आप इसको कैसे देख रहे हैं? हमारा देश इतना बड़ा है, उसके पास कई आमदनी के स्रोत है। हम कई प्रकार से हमारी कुदरती संपत्ति के स्रोतों को बढ़ा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हर साल लाखों करोड़ अनाज बिगड़ता है। हम अनाज की बात छोड़े, आलू की बात लो, टमाटर की बात लो, लाखों टन, हजारों टन अनाज बिगड़ता है। अगर इन सबको देखें तो भी हमारे पास कहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी है? तो ये सब देखो कि एक तरफ हमारे पास स्रोत भी है, संपत्ति भी है कि जिसको हम विकसित करें। और ये जरूरी नहीं है कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे इसका
बहुत अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री और विविध आयोजनकार इसके लिए हम उसकी राय ले सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे इतने बड़े देश के लिए। ज़रूरी ये है कि भूखे लोगों तक अनाज पहुंचाया जाए। ये क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम विविध प्रकार के आयोजन, विविध प्रकार की नीति के द्वारा ये संभव है। लेकिन अनाज बांटा जा पाया है आज तक कभी? अनाज क्या बटा है लोगों के बीच में? जब जब अनाज को लोगों तक बांटने की बात होती है तब तक अनाज कहीं चला जाता है, चूहे खा जाते हैं या उसमें करप्शन आ जाता है। अब दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो अनाज बांटना या इस तरह की किसी चीज़ के जरिए से अलग हटकर कैश ट्रांसफ़र की बात कर रही हैं कि सीधे जिसको सब्सिडी देनी है उसके अकाउंट में पैसा चला जाए। तो आपको ये लगता है कि ये जो चीज़ है जिसमें इतना पैसा डाला जा रहा है, जिस चीज़ की बात हो रही है, वो वही फल देने वाली है जिसकी सोच रखी गई है? क्या हो पाएगा ऐसा? क्या अभी तक हुआ? हुआ भी नहीं है, हो पाएगा ऐसे आशावाद के साथ कि हमारा देश धीरे धीरे जागृत हो रहा है। अभी जैसे कि देखो कि आज़ादी के बाद जो परिस्थिति थी उसमें आज देखो तो लोगों में जागृति आई है। विविध एनजीओ के थ्रू या तो विविध कानून के जरिए जो लोग शिक्षित बने हैं वो दूसरों को भी इस तरह से, मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि आधार कार्ड वाली जो बात आई, हम लोगों ने एक सर्वे किया। हम इसके बारे में जितने जागरूक नहीं है उतने झोंपड़े वाले जो गरीब है, स्लम में रहते हैं, उन लोगों में ये आधार कार्ड का आ भी गया। उन लोगों ने जल्दी से जाके ये काम कर लिया। हम लोगों को ऐसा है कि करेंगे, देखेंगे, होगा, होता रहेगा। तो हमारे देश की जनता में जब कुछ सस्ता मिलता है, मुफ्त मिलता है, कोई योजना बनती है तो लोगों में जागृति आई है। लोग निम्न वर्ग के गरीब लोगों में ये बात है कि हमें कुछ मिल रहा है तो हम उसका लाभ लें। तो ये हो पाएगा। एकाएक तो कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ होगा, संभवित है और होगा ही। लेकिन हम पहले ये फूड बिल वाला अमल में तो रखें, ये भी तो जरूरी है। जैसे जैसे होगा और समाज में लोग इसके बारे में सोचेंगे, जागरूक बनेंगे। शंकरलाल जी, इससे क्या इतना आसान लगता है जितना आसान अभी निकल के आ रहा है कि इतना जो खर्चा है, जितनी बड़ी तादाद में पैसा लगने वाला है, जितनी बड़ी मात्रा में पैसा लगने वाला है, क्या इतना आसान है इतना पैसा लगा देना? क्योंकि इसका असर राज्य सरकारों पर भी पड़ने वाला है, उन पर भी करीब 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का भार आएगा। क्या राज्य सरकारें इसके लिए तैयार होंगी? ऐसा है तो कितना भी भार हो, अगर वॉर हो जाए तो क्या लड़ना नहीं पड़ता है? इसमें ये देखा जाता है कि वॉर के अंदर इतना खर्च होगा तो क्या होगा। ये भी फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि अगर वो एश्योर गारंटी में मिलेगा तो ये देश के अंदर पूरे सबको खाने का एक एश्योर गारंटी हो जाएगी। अब इसमें बड़ी बात नहीं है, 25 करोड़ टन अनाज हमारी टोटल पैदावार होता है, इसमें से 6 करोड़ टन इसमें जाएगा, फिर भी अपने पास में 19 करोड़ टन रहता है। 19 करोड़ टन में से 5 करोड़ टन अभी हिंदुस्तान के 125 करोड़ प्रजा है उसको खाने में जाता है, फिर भी हमारे पास में 14 करोड़ टन तो हर साल कैरी फॉरवर्ड रहता है। तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जैसा आपने कहा कि स्टेट के ऊपर करता है, तो मैंने पहले भी आपको शर्मा जी बताया कि इसका नया बजट के अंदर फूड सिक्योरिटी टैक्स लगाओ, जैसे आपके अभी सर्विस टैक्स है, तो ये भी एक प्रजा का भी काम है, जिसके पास में है वो गरीबों के लिए भी कुछ दे, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अनाज अपने पास में है, वितरण व्यवस्था कर दो। वितरण व्यवस्था के अंदर अपना देश पूरा लिबरलाइज हो गया है, अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन सब चले गए। तो हमारी कंपनियां है, कई कंपनी मैं पीडीएस पर आपसे बात करूंगा। पीडीएस पर बात करूंगा, पीडीएस का क्या हाल हुआ इस पर भी बात करूंगा मैं आपसे। शिवराज साहब, आपसे बात करना चाहूंगा, अगर ये जहां जैसी बात हो रही है फूड सिक्योरिटी में, अगर ये कानून अमल में आता है, संसद सरकार इस पर तैयार है कि इसको अमल में लाएगी, अमली जामा पहनाएगी, और फिर उसके बाद यह खबर आती है कि कोई शख्स भूख से नहीं रहा, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा सामने आता है, क्या कोई अदालत जा सकता है इसको लेकर कि उसका एक राइट छिना, किसी का भी राइट छिना, उसको राइट दिया गया, उसका फूड सिक्योर किया गया? देखिए शर्मा जी, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअल आप जो बता रहे हो, जो
₹2 किलो गेहूँ, ₹3 किलो चावल, एक्चुअली किसानों की तरफ से तो उसी रेट पे रिलीज़ होता है वो, लेकिन हमारे तक पहुंचते पहुंचते जो सरकार की जो स्ट्रेटेजी है उसी चीज़ को हमें दुगना चुगना दामों में लेना पड़ता है। तो ये जो एक्ट जो अमल में आएगा तो इसमें इस प्रकार की डील होगी कि जो सीधा किसान है वो सीधे अपने ग्राहकों के साथ में डील कर सकता है। तो उसमें बीच में जो सरकार के साथ जो ये डील हो रही है तो सरकार का एक तरफा अपना अलग कमीशन रह जाता है, फिर सरकार के थ्रू वही सामान, वही जो प्रोडक्ट होते हैं वो एजेंट तक आते हैं, एजेंट तक आते आते उसका और कमीशन इंक्रीज हो जाता है। एजेंट वो रिलीज़ करता है कस्टमर को तो उसमें उसका एजेंट का एजेंट का जो कमीशन वो अलग रिलीज हो जाता है। जो चीज़ें ₹2 ₹3 किलो मिलनी है वही चीज़ें हमें ₹12 ₹15 चुकानी पड़ती है। इसीलिए अगर ये एक्ट जो अमल में आता है तो इसके बिहाफ से हम जो है किसान है वो सीधे अपनी डील जो कस्टमरों के साथ कर पाएगा तो उसमें कस्टमर को भी बेनिफिट मिलेगा और सरकार को भी इसके ऊपर कोई ज़्यादा बोझा आने जैसा नहीं लगेगा। देखिए, इसमें बड़ा किसान तो शायद नहीं रोल निभाने वाला है अपना। बड़े किसान के पास इतना पैसा है क्योंकि BPL APL की बात हो रही है, बिलो पॉवर्टी अबव पॉवर्टी। लेकिन जो छोटे किसान हैं अगर वो इस पर ये तर्क देते हैं कि जब उनको सस्ता अनाज मिल ही रहा है तो अनाज उगाएं क्यों? शंकर लाल जी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके पास में ज़मीन है तो उसको उगाना ही पड़ता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो अनाज ही उगाए, वो और भी चीज़ फल फलादी भी तैयार हो कर सकता है, ट्री फ्रूट भी तैयार कर सकती है, फ्लावर भी तैयार कर सकती है, और भी चीज़ तैयार कर सकती है। अगर ये इसको पेट भरने का मिल जाएगा तो वो दूसरी तरफ बढ़ेगा, नहीं करेगा ऐसा नहीं होता। किसान कभी भी बैठ नहीं रहता, उसको ज़मीन के अंदर हरदम उत्पादन करने का मन में रहता है, वो उसका मोटो होता है। इसलिए ये बात तो गलत है, लेकिन किसान के फायदे में ये है कि उसका माल भी इतना ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बिकेगा। लेकिन विदेश के लाने की बात है, उसमें हम टैली नहीं इसमें बिल में है। स्मिता जी, उलझाव नहीं लगता है आपको इसमें कि 6,000 रुपये जो महिला स्तनपान कर रही है या जो महिला गर्भवती है उसको हर महीने दिए जाएंगे, या बड़े 8वीं तक के बच्चों को और बुज़ुर्गों को पका हुआ खाना दिया जाएगा, ये बहुत अच्छी बातें हो सकती हैं, हम सभी दिल से यही चाहते हैं ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या ये नीचे तक आते आते ये चीज़ें जो बात कही जा रही है उसी में दिखेंगी? सवाल बहुत अच्छा है। वैसे देखा जाए तो मध्याह्न भोजन योजना हो या तो ये जो आंगनवाड़ी की योजना, उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। हमारे देश की या राज्य की सरकारों ने बहुत अच्छे उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। और नो डाउट अभी हमारा देश, जैसे मैंने कहा कि विकास की ओर जा रहा है, लोगों में जागृति आ रही है। जागरूक सारे के सारे हो चुके हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जागृति आ रही है। और जो भी योजनाएं अपने माने के शुरुआत में सारे के सारे जन समुदाय में कि जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई है या अमल में रखी गई है वो नहीं अपनाते हैं या तो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, तो ये तो एक मर्यादा तो हर एक योजना में हर एक जगह पर रहेगी। लेकिन साथ में फ़ायदा भी तो है कि जितने लोगों ने उसका फ़ायदा लिया, जितने लोगों तक उसका लाभ पहुंचा, तो हमें कम से कम ये है कि चलो इतने प्रतिशत में से इतने प्रतिशत लोगों ने तो लाभ लिया। तो दोनों पक्ष से हमें देखना चाहिए कि लाभ भी मिल रहा है तो थोड़ा बहुत तो उसकी मर्यादाएं या कमियां तो रहेगी ही। लेकिन फूड तब सिक्योर होगा जब फूड हमारे पास होगा, और फूड हमारे पास ऐसी जगह होगा जहां पर उसे संभाल कर रखा जाता होगा। आखिर क्या हालत है उन गोडाउन्स की और कितनी मौजूदगी है ऐसे गोडाउन्स की, और पीडीएस सिस्टम कितना काम करता है, हम इस पर पैनल से डिस्कस करेंगे कुछ ही देर बाद। इंदुलाल कन्हैया लाल याग्निक की लीडरशिप में हुए महागुजरात आंदोलन के बाद मई 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई। इसमें महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जोड़ा गया था। ब्रेक के बाद फ्रंट पेज में आपका स्वागत है।
देश में गरीब महंगाई और खाने की कमी से परेशान है। कईयों को एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। वहीं सरकारी गोदामों में हजारों टन अनाज प्रशासन की लापरवाही से सड़ रहा है, जिसे बचाने की कोशिश भी नहीं की जा रही। अहमदाबाद के कांकरिया इलाके में सरकारी गोदाम। जगह तो है अनाज को सुरक्षित रखने की, लेकिन जरा गौर से देखिए इस जगह को। सही तरीके से न रखे जाने की वजह से टनों अनाज ऐसे ही पड़े पड़े सड़ जाता है। कम से कम 100-150 टन तो बिगड़ जाता है। तो कोई सरकारी अधिकारी ध्यान नहीं देता? कोई ध्यान नहीं देता इस बात पे, कोई नहीं देखता है इसमें। देखे तो कोई बोले तो ये मारपीट करते हैं। इस गोदाम की क्षमता करीब 3 लाख टन की है, जहां लाखों टन अनाज रखा जाता है। वहां बद इंतजामी का बोलबाला है। पानी निकासी का सही इंतजाम न होने से गोदाम में कीचड़ हो जाता है और सैकड़ों टन अनाज सड़ जाता है। हाँ, ये बिगड़ रहा है, बारिश की वजह से बिगड़ रहा है। इसकी सुविधा कुछ होना चाहिए। अनाज बिगड़ना नहीं चाहिए, मनुष्य के पेट में जाना चाहिए। सरकार एक और तो खाद्य सुरक्षा बिल लाकर लोगों का पेट भरने का इंतजाम करने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर गोदामों में सड़ते अनाज की किसी को फिक्र नहीं। ऐसे में इस बिल के प्रावधानों का क्या हश्र होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। विशाल मेहता के साथ नेहा कटोच, अहमदाबाद, जानो दुनिया। खबर आपने देखी, क्या हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये नई बात नहीं है। ऐसा होता रहता है, हर साल होता है, और हर साल लोगों की कमी या सुविधाओं की कमी का रोना रोया जाता है, लेकिन अनाज बर्बाद होता है, ये एक हकीकत है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े समझा पाऊँ तो इतना बता सकता हूँ कि जो हमारे देश में गोडाउन्स हैं जिनकी देखभाल करता है FCI जो संस्था है, उसके पास करीब 1820 गोडाउन पूरे देश में हैं, जिनमें करीब 3 करोड़ मीट्रिक टन अनाज रखा जा सकता है। अब दूसरी खबर पर मैं आता हूं, जो इस फूड सिक्योरिटी बिल से जुड़ी हुई है। फूड सिक्योरिटी बिल को अगर मैं उसकी कुछ बातों को आपके सामने रखूं, तो अगर इसको कानून में बदल दिया जाता है तो अनाज की मांग जो है 5.5 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़कर 6.1 करोड़ मीट्रिक टन हो जाएगी। यानी 3 करोड़ मीट्रिक टन ही सरकारी एजेंसी के पास अनाज को संभाल कर रखने की जगह है, बाकी अनाज कहां जाएगा। लिहाजा इस तरह के जो दृश्य हैं वो दिखते रहेंगे। शंकर लाल जी, ये बर्बादी फूड सिक्योरिटी बिल में सेंध तो नहीं लगाएगी? नहीं ऐसा और ये होती रहेगी क्या? ऐसा नहीं शर्मा जी, असलियत में एक 2-3 साल पहले तो और ख़राब परिस्थिति थी। ग्रामीण गोडाउन जो स्कीम आई, इसके बाद में गोडाउन की संख्या बढ़ रही है। दूसरी, हमारी साइंटिफिक गोदाम नहीं है, इसीलिए बिगड़ता है। ये जैसा डालते हैं ऐसे थप्पी लगा कर देते हैं, चूहे है, ये है, सारी चीज़ें इसको खा जाते हैं, रखने की नहीं है। इसमें जो बारदान होता है ना, जो कंटेनर, वो रीयूज में से लाती है, तो इसके साथ में बैक्टीरिया है, मॉइस्चर है, ये सारी चीज़ें अंदर साथ में आती है, इससे बिगड़ता है। तो ग्रामीण गोडाउन पे मेरी कमेटी के सामने आया था और मैंने उसको रिकमेंडेशन किया था कि जो परिस्थिति है इसमें बिना बारदान का गोडाउन बनाओ। बिना बारदान का गोडाउन, उसको साइलो बोला जाता है, सिलो, जो रॉटरडैम के अंदर जर्मनी में और उन्होंने बनाए। इसमें हज़ारों टन अंदर रह सकता है। भारत के अंदर हापुड़ है मंडी, उसमें साइलो का प्रावधान है। गुजरात में भी अब शुरू हुआ है। तो माल 3-4 साल तक कभी भी बिगड़ नहीं सकता है। उसकी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये फूड सिक्योरिटी आने से नेसेसिटी खड़ी हो जाएगी, हैं? और नेसेसिटी मदर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उस टाइम पर ये गोदाम भी बन जाएंगे, उसके साथ में वो कनेक्टेड है। इसलिए हम ये इससे है कि गोदाम का भी प्रावधान है, नहीं होगा तो हो जाएगा, लेकिन ये फूड सिक्योरिटी बिल है वो जल्द से जल्द पास होकर प्रजा के सामने आना चाहिए। इसमें कोई तफात नहीं होना चाहिए। पेट, गुजराती में एवी कहेवत है कि पेट ऊपर पाटू ना मराए, यानी पेट को खाने का है, इसमें किसी को दखल नहीं करना चाहिए। तो इस बिल को अच्छी तरह से पास करना चाहिए। और ये नया बजट के अंदर ये 12वीं पंचवर्षीय योजना पूरी होने की आई है,
तो न ये उस टाइम पर उसको टैक्स लगा दो, पूरा हो जाएगा। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेंशन आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लेकिन ये आवश्यकता और आविष्कार, ये हम इसमें बहुत पीछे नहीं रह गए स्मिता जी? हो जाएगा, फौरन हो जाएगा। स्मिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतना वेस्ट हो रहा है, हर साल वेस्ट होता है, उस पर से सरकार एक ऐसी जिम्मेदारी लेने जा रही है जो बाउंड होगी, जिस पर सरकार को काम करना होगा, जिस पर सरकार को चीजें मुहैया करानी होंगी। तो एक तरफ तो अनाज सड़ रहा है, दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इसमें कितना आपको संतुलन दिखाई पड़ता है? मैंने पहले भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की कि अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का आया तब हमारे सभी गांवों के पास प्राथमिक शालाएं नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अब देखो तो पूरे गुजरात में, पूरे देश में, बड़े गांव में तो होती ही है, और सभी जगह 1 से 7 तक की प्राथमिक शालाएं हो चुकी है। शिक्षकों का भी प्राविधान हो रहा है, कम है या कितने हैं वो एक बात है, लेकिन सुविधा शुरू हुई है या तो हो चुकी है। वैसे ही ये गोडाउन वाली बात है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हर एक बात में, हर एक मुद्दे पर हम विदेशियों का अनुकरण क्यों करें कि विदेशों में ऐसे गोडाउन है, हमारे देश के मौसम या वेदर के मुताबिक देखो तो परंपरागत रूप से हमारे राजा राजवियों के वहाँ जो गोडाउन थे वो जमीन के अंदर एक बड़े बड़े कोठार के रूप में, वहाँ नीम के पत्तों के द्वारा या तो गोबर के उपले के जो राख के द्वारा अनाज का उसको लंबे अरसे तक संरक्षित रखा जाता था। तो उसका भी परंपरागत तरीके से, जैसे गुरु साहब ने कहा अभी कि स्थानिक गोडाउन, तो स्थानिक गोडाउन में तो आज भी, जैसे कि कुछ गांव में मैंने खुद देखा है कि बड़े बड़े घर में वो भंडार या तो कोठार, गुजराती में कोठो बोल, तो ऐसी कोठियाँ होती है कि जिसमें 1-2 टन अनाज कई सालों तक बिना सड़े, ये परंपरागत हमारे तरीकों का भी स्थानिक ग्रामीण कक्षा पर उपयोग करना चाहिए जब तक हमारे पास वैज्ञानिक आधुनिक सुविधा उपलब्ध न बने। स्मिता जी, बात 80 करोड़ लोगों की है। शंकर लाल जी, मैं वही उसी मुद्दे पर ला रहा हूं। 80 करोड़ लोगों से जुड़ा फूड सिक्योरिटी बिल है। इसमें अब हमको ना तो इन्वेंशन ना पिछला, सवाल ये कि हम जो उत्पादन कर पा रहे हैं क्या उसे संभाल कर लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं? 80 करोड़ लोगों तक ये सुविधा, ये अगर कानून बनता है, जिसकी अभी पूरी संभावना लग रही है कि सरकार उसके लिए तत्पर है, तैयार है, तो क्या ये मुमकिन लगता है आज की कंडीशन में, आज के हालात में? और अगर नहीं तो कैसे किया जा सकता है? ये होगा ही। अगर इस लाइन से मैं थोड़ा सा बॉर्डर तोड़ कर जाऊँ तो जैसा आपने बताया और जैसे हकीकत है, 80% लोगों को खाने का नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो रशिया में हुआ और दूसरी जगह पर हुआ वो फूड क्रांति हो जाएगी, पेट की क्रांति। और इसके पहले अगर ये बिल नहीं आया और बिल का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो ये परिस्थिति हमको तो बिल्कुल नज़दीक में दिख रही है। पेट जब मांगते हैं तब खाने नहीं मिलता, फिर क्या होगा? क्रांति होगी। इससे पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इसमें खर्चा नहीं देखने का है, इसके अंदर गोडाउन नहीं देखने का है, और जो भी है वो साल सब चीज़ हो जाएगी। इतना बड़ा देश के लिए क्या बड़ी चीज़ है, 1 लाख करोड़ रुपया का कोई फेर नहीं पड़ता है। इसलिए जल्द से जल्द सोशल ऑब्लिगेशन। कितना फर्क है भारत में और विदेशों में रोजी रोटी या 2 जून की रोटी जिसे कहते हैं? वो जो मैं रशिया गया था, जब यूनाइटेड रशिया था, और उस टाइम पर 1 रूबर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 1 रूबर। उस टाइम पर रूबर बहुत बड़ा था, बहुत पैसा वाला थे, पैसे का उसकी कीमत थी। यानी तीनों खाने का कीमत, मतलब 1 रूबल में ब्रेकफास्ट, 1 में डिनर और 1 नहीं, 1 रुपया में तीनों चीज़ें पेट के लिए फ्री। इतना बढ़िया है। उस रोज भी मेरे को कहा उसने बहुत बढ़िया किया है। और हमारे वहाँ भी अभी संस्कृति तो है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, सदावत चलता है। क्या है, हैं? दूसरे को खिलाकर राजी होने का क्या है? तो ये तो है तक नहीं पहुंचता है। ये तो कानून गलत है। ये APMC एक्ट से वहाँ से इधर आने के लिए, फ्रॉम गेट टू द कंज्यूमर आने के लिए
जैसे मैंने पहले बताया 26 एक्ट इसके ऊपर लगे हुए हैं। वो एक्ट इधर तक पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए भाव बढ़ता है। वो सुबह चिमन में मार्केट के अंदर वो जो दूधी घिया बोलते हैं ना, वो 80 रुपया क्विंटल में मिलता है। 4 घंटे बाद में वो सुबह 5 बजे होता है। 4-5 घंटे बाद नारायणपुरा और इधर पालड़ी और जगह ऊपर 10 रुपया किलो है। बहन को पूछो तो कितना गुना हो गया। शिवराज साहब क्या ये जो पेट की आग है ये इस तरह से एक बराबर कीमत में चुकाई जा सकती है? क्या सरकार को बाध्य किया जा सकता है कि फूड सिक्योरिटी जैसे बिल और उसकी बहस में पड़ने के बजाय पूरे देश में एक समान इस तरह का कीमत नियंत्रण कुछ की जाए जिससे हर एक को खाना मिल सके? शर्मा जी, हमारे पास समता है, लेकिन हमारा जो समीकरण है, मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उसके हिसाब से ये जो समस्याएं हो रही हैं, जब ये दिख रहा है सरकार को इस बिल सिक्योरिटी बिल के हिसाब से 80% देश की जनता को फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से इस बिल के लिए हमारी सरकार को वेट नहीं करना चाहिए, इसे पास करना चाहिए। डायरेक्ट किसानों की डील सीधे कस्टमरों के साथ होनी चाहिए। तो उसमें जब देखिए मैं उस जगह आपको एक जगह यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा। पास होना ना होना वो संसद के हाथ में है, वो संसद में जब बहस होगी उस पर होगा। लेकिन मैं आपसे आपका लीगली मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसे कानून अस्तित्व में आते हैं और किसी को तय जो उसमें प्रावधान है उसके मुताबिक ज़िंदगी जीने का हक नहीं मिल पाता, क्या इसके अदालत के क्या रुख रहते हैं ऐसी चीज़ों पर? नहीं, ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होती है। एग्जैक्टली। अदालत जो है सबके लिए होती है, वो हमारी राइट्स है, हम जा सकते हैं। लेकिन ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमें ऐसा मौका क्यों मिले कि हम हमारे पेट के लिए कोर्ट तक पहुंचे। तो मेरा यही कहना है कि सरकार को भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया। पिछले 2010-11 के अंदर जो हरियाणा में FCI गोडाउन के अंदर लाखों मीट्रिक टन जो अनाज वेस्ट हुआ था, ख़राब हुआ था, अगर वही जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा स्टेटमेंट किया था कि ये हमारे इमरजेंसी के हिसाब से स्टॉक था, तो आप एक इमरजेंसी का एक रेशियो बना दो कि इतना स्टॉक जो रहता है वो इमरजेंसी रहता है, बाकी जो आपके पास स्टॉक है उसे रिलीज़ करो, जनता तक उसे पहुंचने दो। हाँ, ये इस बारे में मैं भी बोलूँगा शंकर लाल जी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने इनकार किया था कि हम गरीबों तक ऐसा अनाज नहीं दे सकते। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इसके पीछे कि हम नहीं दे सकते? FCI है वो सेपरेट है, गवर्नमेंट एम्बॉडी है, वो इट्स अ सब्सिडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो अलग बना हुआ, वो लोकसभा में अलग बिल से पास हुआ काम करता है, वो नई नफा नुकसान के मुताबिक वो चलता है। सरकार अपनी तरफ से क्या, जिस तरह से सरकार इस बिल के लिए फूड सिक्योरिटी के लिए अपनी बात रख सकती है और किसी भी हद तक जाने की बात कर सकती है, क्या वो ऐसे बर्बाद होते अनाज को सड़ने या बर्बाद होने से रोकने के लिए गरीबों में फ्री में नहीं बांट सकती? इसके बाद में बहुत बदलाव आ रहा है। सरकार, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट भी, मैं भी गुजरात वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का डायरेक्टर हूँ अभी, और उसमें भी सारी चीज़ें बदलाव कर दिए। पहले तो फ्यूमिगेशन नहीं था, तो इधर उधर सब जगह पर उसको इंसेक्ट आकर उसको बिगाड़ता था। अब सब फ्यूमिगेशन आने लगा, गोडाउन मॉडर्न बनने लगे, गोडाउन के ऊपर 35% सब्सिडी भारत सरकार की आ रही है। बहुत बड़े प्रमाण में गोडाउन 6 फीट से ऊपर ऊंचा बनने, 6 जो चूहा है ना, रेट, वो 6 फुट तक कूद सकता है, तो वो इसकी प्लिंथ है वो 6 फुट से फिर ऊपर होने लगी। ये सारी साइंटिफिक आ रही है और सब चीज़ आ जाएगी, नेगेटिव होने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं भी नहीं जानता था कि चूहा 6 फीट तक कूद सकता है। लेकिन जो शंकर लाल जी ने खास बात कही वो कि बदलाव आ रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम फूड क्रांति की तरफ जा सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो सड़कों पर देखने वाले नज़ारे तो नहीं ही होंगे। हम चलते हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद जब वापस लौट के आएंगे तो कुछ और डिस्कस करेंगे अपने पैनल के साथ। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक भारत के 40 सबसे अमीर लोगों में से 10 गुजरात के हैं, यानी 25%।
फ्रंट पेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने पैनल से डिस्कस कर रहे थे कि फूड सिक्योरिटी बिल क्यों है इतना खास और इसके आने से आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो उस आम आदमी को असर डालेगा जो अभी 2 जून की रोटी के लिए तरसता है। हमारे साथ शंकर लाल गुरु जी हैं, स्मिता जोशी जी हैं और B.A. शिगोत्रा साहब हैं, B.A. शिग्रोहा साहब हैं। शिग्रोहा साहब अभी हमसे कह रहे थे कि लोग अप्रोच कर सकते हैं अगर ये उनका अधिकार है तो, पेट के लिए कोई अदालत नहीं जाना चाहेगा। लेकिन क्या हम अब इतने समर्थ हो चुके हैं कि अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है तो हम उससे खुद निपट लें? शंकर लाल जी, ऐसा है कि ज़रूरत पड़ी तभी तो कोर्ट में जाएगा, ज़्यादातर ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें भी बदलाव आ रहा है। जो अब चीला चालू डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल रहा है, जैसे PDS में चलता है, इसमें भी बदलाव आया है। और आगे जाकर अभी और भारत सरकार भी ऐसा सोच रही है कि हम क्यों नहीं इसको कंपनियों को दे दे डिस्ट्रीब्यूशन करने का। मैं उसी बात पर आऊंगा। आपने PDS की बात उठाई, मैं PDS पर ही आना चाहूंगा। आखिर PDS क्यों नहीं एक विकल्प बन पाया? क्यों नहीं PDS ही सही विकल्प बना और हमको फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ा? PDS पहले से मौजूद था, क्या PDS में ज्यादा लीकेज है इसके चलते? नहीं, PDS और फूड सिक्योरिटी दोनों को सेपरेट है। PDS है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, बराबर। और ये है, ये सिक्योरिटी है, कम भाव में अच्छा माल और व्यवस्थित देने का है। ये दोनों वैसे एम दोनों का सरखा ही है। उसमें भी गरीबी रेखा से जो नीचे है उसको ही मिलेगा, इसमें सबको मिलेगा। जो गरीब है उसको सबको मिलेगा, जिसके पास में नहीं है वो ज़रूरी है। जैसा आपने पहले बताया कि 70% या 80% के लोगों को इसको इफेक्ट होती है, तो इसका मतलब है पूरा देश को कवर हो जाएगा। पूरा देश 125 करोड़ के में 80 करोड़ आदमी को इसको इफेक्ट होगी। तो इफेक्ट बड़ी चीज़ है, हवा बड़ी चीज़ होती है। और ये फूड सिक्योरिटी आने से हमारे किसानों को फ़ायदा है, फूड सिक्योरिटी आने से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में भी फ़ायदा हो जाएगा। और जो बिगाड़ है ना, वो बिगाड़ तो इसके बाद में व्यवस्थित रीते कम हो जाएगा। अभी भी उन सोच रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से रखा जाए और ना बिगड़े। अब आप तीनों से मैं एक चीज़ पूछूंगा। शिग्रोहा साहब, आपसे सबसे पहले पूछूंगा, सरकार एक कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP है, उसके अनुसार सरकार 1/3 अनाज खरीद सकती है। अगर सरकार फूड सिक्योरिटी की तरफ जाती है तो सरकार को इससे कहीं ज्यादा अनाज खरीदना पड़ेगा, और वो भी दखल देकर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कानून के मुताबिक फिर काम करेगी। क्या ये बाजार में एक मोनोपोली या खतरा नहीं लाएगा? बाजार इससे अपनी चाल से हटेगा नहीं? शिग्रोहा साहब, क्या उसको एक दूसरी तरह से नहीं देखा जाएगा फिर? शर्मा जी, हमारा जो देश है, भारत देश, ये जो वर्ल्ड के एग्रीकल्चरिस्ट सिस्टम में टॉप 5 कंट्रीज में आता है। ये हमारे पास इतना उत्पादन करने की क्षमता है, तो इस हिसाब से सरकार पे कोई बर्डन आएगा ऐसा कुछ नहीं। इसमें कोई मोनोपोली स्टेज आने का क्वेश्चन नहीं अराउज नहीं, मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार अगर अपनी तरफ से आगे बढ़कर खरीद शुरू कर लेती है तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, क्या उनके लिए बाजार एक तरफा नहीं हो जाएगा? क्या ये वो अपने लिए वो लोग ये नहीं कहेंगे कि उनके खिलाफ है ये सिस्टम? सरकार उनको बिजनेस में हतोत्साहित कर, हमारी सरकार अगर देश की प्रजा के लिए सोचती है तो सरकार को एक्चुअली एक तरफा ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर से अलग ही रहना चाहिए। उसमें जब सरकार अपने ही दामों पे अगर पब्लिक तक जो प्राइवेट सेक्टर जो पहुंचा, अपना बेनिफिट लेके पहुंचा रहा है, और वही चीज़ सरकार जो भाव आप बता रहे हो उसी रेट पे अगर दे रहा है, तो उसमें प्रजा को भी फ़ायदा है, बेनिफिट मिल रहा है। जो प्रजा रात को भूखी सो रही है, एटलीस्ट वो इतना तो अपना कमाई लेती है कुछ भी करके कि उस रेट पे खरीद के अपना पेट पाल सकती है। तो सरकार को इसमें मोनोपोली जैसा स्टेज कुछ आए ऐसा प्रेजेंस नहीं होता है। स्मिता जी, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात होती है कि बराबरी पर मुकाबला करना, अगर सरकार एक तरफा खरीदारी करती है, क्योंकि फिर सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और बहुत सारा अनाज चाहिए होगा, तो 1/3 से ज़्यादा जाती है तो मार्केट के कुछ बैरियर्स तोड़ेगी सरकार। तो बाकी लोग ये नहीं कह सकते कि उन्हें वही मैदान नहीं मिल रहा लड़ाई के लिए या बिजनेस करने के लिए जो सरकार एक तरफा कर ले रही है। क्या इस पर सवाल नहीं उठेगा? उठेगा ज़रूर। और
वैसे जब कोई भी व्यवस्था बनती है तो साथ साथ उसके साथ जुड़े कुछ नियम भी बनते हैं। अगर इस प्रकार का प्राविधान करने का सरकार सोच रही है तो साथ साथ उसके भी कुछ नियम बनाएगी या तो उसकी भी व्यवस्था अमल में आएगी। हमारी पुरानी व्यवस्था के साथ नई व्यवस्था तो नहीं चलती। नई व्यवस्था आती तो उसके साथ नए नियम और नए प्राविधान भी बनते हैं। तो ऐसा कुछ होने की संभावना नहीं है। हो सकता है शुरुआत के स्टेज में अगर हो सके तो धीरे धीरे वो भी उसके साथ संबंधित नीतियां भी अमल में आएगी। शंकरलाल जी, आप नहीं, ऐसा नहीं है शर्मा जी। दो पैरल अलग अलग बाजार में खरीदने को नहीं जाते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हम जो परचेज करते हैं ना वो चालू ही है। 4 से 5 करोड़ टन अनाज तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदते हैं। उसी का एक भाग है ये, इसको देने का है। ये कोई 2 रुपये के भाव के या 3 रुपये के और 1 रुपये के भाव से बाजार में लेने को जाने का नहीं है। वो तो हमको खुद को इसका नुकसान होता है वो बेयर करने का है। तो सेपरेट जाने की बात ही नहीं है। जो है इसमें से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का है। जो टोटल अभी 25 करोड़ टन अनाज जो हमारा हर साल होता है, तो उसमें का एक भाग ही है। खाने वाले तो वही है, वही 125 के भाग है ये 80 करोड़ आदमी। इसके लिए इसके सेपरेट 125 प्लस 80 नहीं है, इस 125 के अंदर 80 है। इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाजार का अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें लिखा है कि पीडीएस के अंदर जो पीडीएस नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर जो खरीदा जाएगा इसमें 50% ये माल रखा जाएगा। इसमें है एक्ट में कुछ जगह पर। अभी किसानों के पास में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हम खरीदते हैं। पूरा हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ से जो गेहूँ खरीदा जाता है 13 रुपया और 30 पैसे में, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ही लेते हैं। उसका इसमें से ही ये लिया जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट जो सिक्योरिटी में दिया जाएगा वो 1 रुपया 2 रुपये में गेहूँ दिया जाएगा। चावल जो होगा वो 3 रुपये में दिया जाएगा। बरसट अनाज है वो 1 रुपये में दिया जाएगा। उसका जो लॉस है ना वो बेयर करने का होता है। मैं जो बात आपसे कह रहा था वो ये कह रहा था कि मैं दुनिया भर की सरकारों ने इस तरह की किसी योजना से बचने के लिए कैश सब्सिडी ट्रांसफर को अपनाया। जैसे भारत में भी कुछ एक किस्सों में कैश सब्सिडी ट्रांसफर की बात हो रही है, जो सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है जो लाभार्थी है, जिसको लाभ मिलने वाला है। ब्राजील ने भी ऐसी ही अनाज की कोई जो योजना थी उसको बोल्सी फैमिलिया करके उसने रिप्लेस किया। मैं उस बारे में पूरी डिटेल नहीं साफ कर पाऊंगा अभी, लेकिन मेरा कहना है आपसे ये पूछना भी है कि क्या कैश सब्सिडी ट्रांसफ़र फूड सिक्योरिटी के मामले में जो सरकार लाने जा रही है या कैश करना, आप इसको किस तरह से देखेंगे? आपको इन दोनों से अगर कुछ चुनने को कहा जाए तो आप किसे चुनना चाहेंगे? कैश नहीं देना चाहिए। कैश सब्सिडी नहीं है। कैश लेकर वो गरीब आदमी बाजार में लेने को जाएगा तो क्या भाव में मिलेगा? उसको माल के सामने माल ही चाहिए। कैश नहीं लेना चाहिए, शंकरलाल जी बता रहे हैं, और शिवग्रोह साहब भी अपनी इसी में बात रख रहे थे। हम ब्रेक के बाद लौट के आएंगे और आखिरी सेगमेंट पे जानना चाहेंगे कि क्यों कैश नहीं देना चाहिए और आखिर वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जो इस योजना को परवान चढ़ाएं और सब तक पहुंचा दें। मिलते हैं थोड़ी देर में। Spa and Wellness, the Orient Spa Limited, rejuvenating opportunity. The Spa and Wellness Retreat offers a soothing experience to its discerning customers in luxurious settings, truly reflecting the expression wellness, fitness and makeover, its core elements. The NISA Group of Companies, where opportunity is reality.
फ्रंट पेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश की 2/3 आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा, जिसमें से गांव की 75% आबादी होगी और शहर की 50% आबादी होगी। यह फूड सिक्योरिटी बिल का लब्बो-लुआब है, जो लोगों को ललचाता भी है और लोगों को सपने भी दिखाता है। लेकिन ऐसी भी बातें की जाती रही हैं कि अगर इसकी जगह कैश सब्सिडी ट्रांसफर पर ज्यादा जोर दिया जाता तो कहीं अच्छा होता। लेकिन हमारा पैनल इस पर थोड़ा सा अलग राय रखता है। कैश सब्सिडी आप नहीं चाहते हैं शंकर लाल जी, आखिर क्यों? वो क्या वजह है कि फूड सिक्योरिटी ही ज़्यादा बेहतर है? कैश सब्सिडी मुखिया के ऊपर आती है, उसके बच्चे 3-4 होती है, बीबी होती है, लड़कियां होती है, वो वहाँ कैश सब्सिडी लेकर बाजार में लेने को जाएगा, इसके पैसे ही मुखिया वो दारू वाले के वहाँ जाकर पी जाएगा। तो कैश सब्सिडी से इसके पेट भरा नहीं जाता, ये गलत हो जाएगा। ये हम गलत सोच, सरकार की सोच है लेकिन गलत है। नहीं, ये ऐसा कुछ दूसरे मुल्कों में हुआ है। भारत सरकार फिलहाल फूड सिक्योरिटी पर जोर दे रही है, लेकिन कुछ मामलों में कैश सब्सिडी की भी बात की है। जैसे गैस की अगर हम बात करें, गैस सिलेंडर, वहां भी कैश सब्सिडी की बात हुई। तो ये कोशिश है। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा सरकार सोचती है तो क्या वो उपयुक्त तो रहेगा? गैस सब्सिडी में गैस वितरक एक ही है, उसके वहाँ ही जाना पड़ेगा और तब वो होगा तब वो पकेगा खाना, इसलिए उसको लाना ही पड़ता है। वो ठीक हो गया। अनाज की बात में ऐसा नहीं है, इसकी बात में तो उसको बाजार से लेने जाना पड़ेगा। वो नहीं गया तो वो बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। पैसे से तो कोई पेट थोड़ा भरा जाता है, पैसे का माल खरीद कर उसको रसोई बनाकर गाएगा तो पेट भरा जाता है। इसमें जी मेरा शाम का चूल्हा जलेगा, क्या गारंटी है सिक्योरिटी बिल से? आप चला पाएंगी चूल्हा, क्या गारंटी है सिक्योरिटी बिल से? हालांकि आप उस दायरे में नहीं आती हैं। अभी हम एपीएल और बीपीएल की बात कर रहे हैं, लेकिन बीपीएल और एपीएल जिस कंडीशन में रहते हैं, खाने की बात तो छोड़िए, उनके पास कई बार लकड़ी नहीं होती है जलाने के लिए। क्या ये जो भी प्रावधान आपको लग रहे हैं ये सपने हैं या हकीकत? अभी जो सपना लगता है वो धीरे धीरे हकीकत बनेगा। Exactly. पहले भी मैं कई बार कह चुकी हूँ कि हम समाजशास्त्री या तो जो भी समाज से जुड़े लोग हैं, समाज के अभ्यासी हैं, तो समाज के अलग अलग चरणों को देखते हैं। एक चरण में से दूसरे चरण में, दूसरे चरण में से तीसरे। समाज का एक चरण में से दूसरे चरण में आना यानी जनता, लोगों का, उनकी मानसिकता, उनकी विचारसरणी, भले अभी लकड़ियाँ ना हो, लेकिन आज आप देखो कि लोगों की आमदनी जैसे जैसे बढ़ी है तो व्यक्ति लकड़ी के बदले गैस सिलेंडर का उपयोग करने लगा है। वैसे ही लकड़ी नहीं है तो लकड़ी का वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा और वो उपलब्ध बनाएगा। लेकिन बात ये है कि अनाज तो दो, वो पहले से ही लकड़ी लाके क्या करेगा कि मैंने लकड़ियाँ तो लाके रखी है लेकिन मेरे पास अनाज नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। तो ये संभव है। हम पहले से ही ये कहें कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी अमल में रखें तभी तो पता चलेगा कि इसमें क्या सुधार करना चाहिए या तो इसमें क्या अभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये इस बिल के अंतर्गत जरूरी है कि धीरे धीरे बदलाव आएगा। जब अमल में आएगा तो ही तो पता चलेगा कि हमने इसमें कौन कौन सी कमियां रखी हैं। तो ये लकड़ी वाली बात भी ऐसी ही है कि अनाज आएगा तब वो पकाने की सोचेगा। अभी तो वो भूखा है, उसके पास अनाज ही नहीं है, तो लकड़ी के बारे में सोचने का तो सवाल ही कहाँ है। शिवराज साहब, आप ऐसे कितने लोगों के संपर्क में रहे हैं जो वाकई आपको लगता है कि इस फूड सिक्योरिटी बिल से जिनको लाभ होने वाला है? क्या ऐसे लोगों से आप दो चार होते हैं? हम आते जाते हमेशा रोड पे देखते होंगे, कभी रेड सिग्नल पे भी देखते हैं। जो बेगर होते हैं पैसे इकट्ठा करते हैं, अब वो शायद दिन भर में इतना इकट्ठा कर पाते हैं कि मुश्किल से उन तक पेट तक उनका खाना पहुंचे। अगर जो इस सिक्योरिटी बिल के हिसाब से जो 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिल रहा है, तो शायद इतना तो इकट्ठा कर सकेंगे कि अपने शाम को अपने खाने का इंतजाम कर लेंगे। राजस्थान सरकार ने गुजरात और छत्तीसगढ़ ऐसे किसी फूड सिक्योरिटी बिल का एक दूसरा रूप इस्तेमाल में कर भी रहे हैं। बिल्कुल सही, बिहार में भी हो रहा है इसका अमलीकरण।
मैं बता रहा हूँ, मैं लास्ट वीक में राजस्थान गया था, मैंने एक उधर बैनर देखा था, उस पर लिखा था 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ अभी 1 रुपये किलो मिलेगा। मैंने ऐसे ही पूछ लिया किसी से, है तो जो सरकार की जो योजना है उन्होंने बताया बोले ये तो बैनर हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे तक ऐसा कुछ सप्लाई नहीं हो रहा है। तो यही मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ मैनेजमेंट है जो सरकार का, वहीं कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसके हिसाब से बोले हमारे सिक्योरिटी बिल का भी दिक्कत आ रहा है अभी तक। यानी 2 रुपए प्रति किलो अब 1 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन वो राजस्थान 2 रुपए वाला कैसा था ये नहीं पता है। 1 रुपये किलो अभी तक अवेलेबल नहीं हो रहा है। 2 रुपये तो 2 रुपये किलो अवेलेबल नहीं हो रहा, तो 1 रुपये किलो की तो बात ही अलग है। और राजस्थान में आप देखोगे तो कई जगह ऐसे बैनर लगे हुए हैं, वहाँ के जो सीएम साहब हैं उनके फोटो के साथ लगे हुए हैं, 2 रुपये किलो का गेहूँ आपको 1 रुपये में अवेलेबल होगा, लेकिन 2 रुपये वाले नहीं मिल रहा, तो 1 रुपये तो दूर की बात हो गई है। शंकर लाल जी, ये पूरा मुद्दा हमारा घूम फिर के यहाँ पर आ जाता है कि सोच अच्छी है, हमारे पास उत्पाद है, जरूरी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर प्रॉब्लम कर रहा है। जो अभी तक बात निकल के आ रही है वो ये कि सोच तो अच्छी है, हमारे पास अनाज भी है, लेकिन मैनेजमेंट या इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा है। ये इम्प्लीमेंटेशन आखिर कौन करता है? एग्जैक्टली है, इसमें से सरकार को निकल जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में से उसको प्राइवेट को दे देना चाहिए। जैसे अपने वहाँ कंपनियाँ है, जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन और सारी चीज़ें अपने आप उठा सकती है। अभी छोटी बात, अभी जो मिड डे मील का था खाने का, तो इस्कॉन वाले हरियाणा इन्होंने उठा लिया, जो खर्च देते हैं हमको दे दो, हम बच्चों को खिला देंगे। कितनी बड़ी सोच है। तो ऐसी तरह से ये भी हमारे वहाँ 7,500 एपीएमसी आप ख्याल आयो नहीं, कृषि मंडियाँ, और उसके अंडर में भी 25-30 कृषि मंडियों है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, आपने एक संस्था का यहाँ पर उदाहरण दिया, क्या 5 उंगलियां हाथ की बराबर होती हैं? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएं तो हम पीडीएस को लेते हैं। अभी पीडीएस की अगर बात करते हैं, पीडीएस में 40 से 50% लीकेज की बात सामने आती रही है। यानी वो भी आगे सबलेट किया गया, दुकानदार दिए गए, उनको ठेका दिया गया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। मिट्टी का तेल है तो वो नहीं मिलता, चीनी है तो अचानक ख़त्म हो गई, गेहूं आया तो सुबह पता चला गेहूं आया दुकान पर, शाम को पहुंचे शाम तक ख़त्म हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगर प्राइवेट में जाएगा तो क्या प्राइवेट इसे और कॉम्प्लिकेट नहीं कर देगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ठीक करेगा, आपका कहना है। फेयर प्राइस शॉप है ना, हाँ। वो भी उसके अंडर में है, मामलतदार के अंदर में। ये सारी चीज़ें उसने कब्जा कर रखा है, इसलिए उनको निकल जाना चाहिए। सरकार को कानून से इसको देखना चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है या नहीं, कानून के मुताबिक है या नहीं, और ये कंपनियों को दे देना चाहिए। हमारे वहाँ बहुत ज़बरदस्त ये लिबरलाइजेशन होने के बाद में तो मैं जिसका चेयरमैन हूँ, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, 2 लाख करोड़ रुपया का टर्नओवर है, फ्रॉम फार्म गेट टू द कंज्यूमर, बेच कर करा सकते हैं। ये भी लिया है मैंने, सोच कर उसको बताया कि हम पीडीएस कर ले लेंगे, तो कुछ 4-5 शहरों का काम मिला है। तो हमारे पैनल का मानना है कि फूड सिक्योर होना चाहिए, निवाला मुंह तक पहुंचना चाहिए, लेकिन हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सोच है, हमारे पास उत्पाद हैं, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पा रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में हमारा पैनल करीब एक मत है कि ये आगे आने वाले दिनों में लोगों की भूख को शांत करेगा, लोगों के दिनों को बदलेगा। तो उम्मीद है कि इससे बहुत फायदा होगा, हमारा समाज एक नई राह पकड़ेगा और सब कुछ बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा। फ्रंट पेज के इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। अगले सेगमेंट पे किसी नए मुद्दे, नए टॉपिक और नए पैनल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।